दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम पर लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो गई और इस चर्चा का लब्बोलुआब यह निकला कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले एक पिच तैयार की जा रही है, एक जमीन तैयार की जा रही है, एक ऐसी जमीन जिस पर चलकर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को साधा जा सके। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह पिच कौन तैयार कर रहा है और किसके लिए तैयार हो रही है, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान संजय सिंह ने बीजेपी को आईना दिखा दिया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली से राज्यसभा सांसद, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वंदे मातरम तो भारत का, देश का राष्ट्रगीत है और यह हर कोई गाता है और तब भी गाता था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, और अंग्रेजों की उस हुकूमत में वंदे मातरम गाने के लिए उस दौर की पार्टी, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे कोई और रहा हो, वो लोग वंदे मातरम गाने के बाद जेल तक गए, उन्हें मारा गया, पीटा गया, तमाम तरीके की यातनाएं दी गई। और ललकारते हुए संजय सिंह ने पूछा कि संघ के कोई 4 आदमियों के नाम आप बता दीजिए मुझे जो वंदे मातरम गाने के लिए जेल गए हों। वीडियो देखिए। देखिए, आज सर बहुत अच्छी बात गृह मंत्री जी भी कह के गए और लीडर ऑफ द हाउस भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं बोलूं उसको ऑथेंटिकेट करूं, और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं सर कि अगर मैं ऑथेंटिकेट ना करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक एक चीज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसको ऑथेंटिकेट करूंगा। दूसरी बात, शहीद खुदीराम बोस की बात हुई सर, कल उस सदन में चर्चा हुई। हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वंदे मातरम का नारा लगाया। शहीद खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने जब फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। और शहीद खुदीराम बोस को अब आप याद कर रहे होंगे, मैं पिछले 31 साल से 3 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस की जयंती का आयोजन करता हूं। मेरी संस्था का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे है। शहीद खुदीराम बोस हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे, जब उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो जो राख उनके अंतिम संस्कार से निकली मान्यवर, उसको बंगाल की माए तावीज बना के अपने बच्चों को पहनाती थी कि ऐसे ही बनना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी। यह इतिहास, यह हिंदुस्तान का इतिहास। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत।
आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। तो सुना आपने। इसके अलावा संजय सिंह यही नहीं रुके। संजय सिंह ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और बीजेपी या यूं कहिए कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संबंधों को भी उजागर किया। संजय सिंह ने कहा कि यह देश को पता होना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना और आज सत्ता में बैठी बीजेपी की पार्टी के या संघ के फाउंडर मेंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के क्या रिश्ते थे, और इस रिश्ते की कलई खोलते हुए उन्होंने इतिहास के कुछ पन्ने पलटे, ऐसे पन्ने जिसे सुनकर बीजेपी को तकलीफ तो ही होगी। जिन्ना का भी जिक्र कल दूसरे सदन में हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। जिन्ना के साथ आपके कितने गहरे और मधुर संबंध थे, क्या इस देश के लोगों को पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। श्यामा प्रसाद followed this and told Governor Herbert the administration of the Bengal province should be carried on in such a manner that in spite of the best efforts of the Congress, this Quit India movement will fail. ये चिट्ठी लिखी है। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ आपके नेता, जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन गवर्नमेंट में जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जो देश की आजादी का आंदोलन था, वो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये है रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपकी, ये आपको आपके बारे में पूरे देश को पता रहना चाहिए। अब जिन्ना, हाँ इसको भी सभा के पटल पर रखूंगा। जिन्ना और आपके रिश्ते क्या थे? कितने मधुर रिश्ते थे। एक राज्य में सरकार नहीं बनाई मान्यवर इन्होंने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और फजलुल हक की गवर्नमेंट। फजलुल हक वो शख्स है जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां की सरकार का गृह मंत्री बना। आपके रिश्ते उन लोगों के साथ थे, ये देश को पता होना चाहिए। इसलिए आप किसी को भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का काम मत कीजिए। आप वंदे मातरम लगाने का काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भारत की सेना को 4 साल के अग्निवीर पे लेके आ गए, जो हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा करने वाले हैं, जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं हमारे जवान, हमारे सैनिक, जो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उनके पीठ में छुरा मारने का काम आपने किया, उनकी नौकरी 4 साल की कर दी अग्निवीर की। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे? इस मौके पर संजय सिंह ने एक और चुभने वाली बात सरकार के लिए कही। संजय सिंह ने कहा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय, ये नारा बोलकर देश को लूटने नहीं देंगे। और संजय सिंह ने उदाहरण दिया कि जैसे पुरानी फिल्मों में जय भवानी, मां भवानी कहकर डाकू आते थे और सारा गांव का गांव लूट लेते थे, ऐसे ही अगर आज कोई यह जरूरत करेगा कि वो भारत माता की जय और वंदे मातरम कहकर देश को लूटने की कोशिश करेगा तो उसे लूटने नहीं दिया जाएगा। संजय सिंह ने आंकड़े रखे, आज देश कर्ज में डूब चुका है और जो उन्होंने डेटा रखा उसके हिसाब से 200 लाख करोड़ का कर्ज इस देश पर है। मान्यवर, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मान्यवर आपके माध्यम से, कि हमने फिल्मों में सीन देखी है, डाकू लोग आते हैं जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं।
जय भवानी कह के गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे। आपको नहीं करने देंगे। ये देशभक्ति के नारे हैं, ये देशभक्ति के नारे हैं। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, कहीं उनको रोका जा रहा है, उस पर बात नहीं करना चाहते, पिछड़ों का शोषण हो रहा है, उस पर बात नहीं करना चाहते। आपने मातृभूमि की सेवा यह की है कि आज हिंदुस्तान के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। आपने हिंदुस्तान को आज इस स्तर पे पहुंचाने का काम किया है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मान्यवर, इस देश में मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, सवर्ण भी हैं, सब में अनपढ़ है, सब में भारी संख्या है जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते वंदे मातरम। तो आप उनको कह रहे हैं कि वो देशभक्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो देश को लूटने वाले अडानी जैसे पूंजीपतियों से ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, जो अपने बच्चों के लिए श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुली का काम करते हैं और अपने बच्चों का पेट भी पालते हैं, देश की भी सेवा करते हैं। वो आपसे ज्यादा देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति को आप इससे चेक करने का काम मत कीजिए, उससे परीक्षा करने का काम मत कीजिए। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने एसआईआर को लेकर भी सरकार को और चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। 80 लाख वोट बिहार में काटे गए और संजय सिंह ने इसको भी लेकर सवाल उठाए हैं और बहुत बुनियादी सवाल संजय सिंह ने पूछे, जिसका जवाब न तो सरकार के पास दिखाई देता है और न ही चुनाव आयोग के पास। मान्यवर, मैं अंत में एक और बयान आया, उसका जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। 80 लाख लोगों के वोट आपने बिहार में काट दिए, वहां कितने घुसपैठिए मिले आपको? अरे भाई, ये भी मातृभूमि की बात हो रही है। आप लोग चाहते हैं बांग्लादेशी यहां पे आ जाएं, मातृभूमि को सुरक्षा को खतरा हो जाए? आपको तो चिंता वही है ना, वही तो बात कर रहा हूं। कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? मात्र 315, जिसमें नेपाल के बाकी लोग सिर्फ 78 मुसलमान मिले। वहां 80 लाख लोगों के आपने वोट काट दिए। अब आप कह रहे हैं उनको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। उनको डिटेंशन सेंटर में आप रखेंगे जो हिंदू हैं, जिनके जो पूर्व आईएएस हैं। आप इस देश का सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप इस देश को सिर्फ नकली नारों के पीछे सिर्फ आप अपने आप को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम देशभक्ति का नारा है, भारत माता की जय देशभक्ति का। हां, दिल्ली में तो काटोगे ही आप, ठीक ही कह रहे हो, पहले से ही नियत बता दिया। दिल्ली की हालत तो कर दी आपने। अरे इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम, शुद्ध जल शुद्ध फल और मधुर वाणी। मधुर वाणी, मधुर वाणी कौन बोल रहा है? देश के प्रधानमंत्री मधुर वाणी बोल रहे हैं। मुजरा जैसे शब्दों, अरे भाई, इसी वंदे मातरम की सेकंड्स रह गए सर, वंदे मातरम की तो बात कर रहा हूं। हमारे पास और टाइम है सर, टाइम है सर। सर, मधुर वाणी, मधुर वाणी, मधुर वाणी। सर, जहरीली हवा और जहरीला पानी दिल्ली में दे रहे हैं। हमारे पूर्वांचल के भाइयों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। सर, मेरे टाइम में से काट लीजिएगा, पार्टी टाइम में से काट लीजिएगा, प्लीज पार्टी टाइम में से काट लीजिएगा। सर, हमारी पार्टी का टाइम 24 मिनट है। प्लीज वन सेकेंड। दिल्ली को, संजय जी, दिल्ली को आप वन सेकेंड ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकेंड। शांत हो जाओ। माननीय संजय जी,
माननीय संजय बच्चों जी शांत। कंक्लूड करिए, आपका सर, समय खत्म अरे हो रहा मैं है। चौ- It'll सर, continue. 24 Please, मिनट मेरा please, टाइम है। प्लीज मैं अपने माननीय टाइम- नीरज जी, प्लीज ही इज कंक्लूडिंग, प्लीज कंक्लूड 10 सेकेंड सर, प्लीज कंक्लूड, आपका समय समाप्त हो गया। सर मेरी पार्टी का समय 24 मिनट है। ठीक है। मेरी पार्टी का समय 24 मिनट है। और कोई स्पीकर नहीं है आपके? स्पीकर एक और है, उनमें से आप काट लीजिएगा समय। मैं कह रहा हूं Conclude ना, करिए, conclude। हाँ, ये हमारा अधिकार है, पार्टी का अधिकार है। तो मान्यवर, 10 महीने में आपने दिल्ली की वो हालत कर दी, जहरीली हवा यहां पर आने लगी। दिल्ली को आपने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। कंक्लूड, मान्यवर, अरे मैं एक Conclude मुख्यमंत्री करिए। इन्होंने बनाया है। कंक्लूड करिए सर एक मुख्यमंत्री बनाया है इन्होंने। प्लीज, खत्म कर रहा हूं। प्लीज। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है। कंक्लूड करिए। वो टेम्परेचर बता रही है। ये हालत है। Thank you. तो इसलिए मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। पहले Thank ये you. तय करो Thank कि you. वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। वंदे Thank you. वंदे थैंक यू, वंदे थैंक यू। वंदे 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 वंदे। कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया सर। थैंक यू। तो सुना आपने संजय सिंह की ये पूरी स्पीच, ये पूरा भाषण वंदे मातरम पर एनडीए की सरकार की कलई खोल रहा है। एनडीए की सरकार को जवाब देना चाहिए कि वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा तो ठीक है, लेकिन यह देश 200 लाख करोड़ के कर्ज तले कैसे दब गया। जो समस्याएं देश में हैं उनका समाधान कोई क्यों नहीं निकाल पाता, और जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही। वंदे मातरम पर चर्चा क्यों हो रही है? वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आने वाला समय पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है, जहां की सत्ता पर काबिज होने का सपना बीजेपी जब से 2014 से आई है सेंट्रल में, तब से देख रही है। और इसीलिए वंदे मातरम पर चर्चा हुई, यह बात सारा अपोजिशन कह रहा है। लेकिन संजय सिंह ने जो बातें धारदार तरीके से अपने वंदे मातरम की चर्चा के दौरान भाषण में कही हैं, उसने निश्चित तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है।